है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं और आप सभी से कि आप इस चर्चा में, क्योंकि हम साथ में हैं। विवेक, सबसे पहले क्योंकि केरल का जिक्र गौरव ने किया, केरल में तो शायद ऐसा लगता है कि एक तीर से कई निशाने हैं। केरल को लंबे समय से आरएसएस भी ग्राउंड पे काम कर रहा है, बहुत लंबे समय से, और बीजेपी क्रैक करना चाहती है, खासतौर पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की प्रेजेंस की वजह से। बार बार ये कहा गया कि क्रिश्चियंस जो हैं उन्होंने कहा था कि ये प्रावधान आप खत्म करें और ये नया बिल लेकर आए। तो सीधा सीधा एक वोट बैंक, बड़ा क्रिश्चियन वोट बैंक सीधा सीधा टारगेट हो गया केरल चुनाव के लिए, जो कि अभी आने वाला है, सीधा सीधा तरीके से। अदिति, वो कहते हैं ना कि आपने एक तीर मारा दो निशाने, यहाँ बीजेपी एक तीर मारती है और 5, 6, 7, 8 कर रही है निशाने। और कितनी तैयारी है। मैं अभी जब हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे, मुझे अभी ये स्टेटमेंट याद आ रहा है किरण रिजिजू का, कुछ देर पहले वो जब वो राज्यसभा में बोल रहे थे तो वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो ये भी हल्ला मचाया था कि सरकार सीए लेके आएगी तो नागरिकता का जो नागरिकता है वो खत्म हो जाएगी। खत्म हो गया क्या, पूछ रही है बीजेपी। इसका मतलब वो अपनी पूरी तैयारी के साथ आई है और यही काम जो है वो लंबे समय से चाह रही है केरल में करना। और उसके साथ भी ये मतलब एक ये अगर यहाँ पे पूरी कल वो लोकसभा में पास हो गया, आज राज्यसभा से पास होते ही जैसे ये कानून बना, ये बहुत बड़ा जो एक गेम चेंजर होगा वो साबित होगा केरल के लिए, जो लंबे समय से करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, नहीं कर पा रही है। उसमें एक अहम योगदान इस बोर्ड का भी, जो संशोधन पास किए जा रहे हैं उसका होने वाला है। अच्छा शिखा, एक बात बताइए, जो कई बार अपन कान यूं पकड़ते हैं, घुमा के पकड़ लेते हैं, और अदिति यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि नीतीश बाबू जो हैं वो मुसलमानों के एक तबके को साथते हैं। नीतीश कुमार के लिए ये वोट बैंक बहुत जरूरी है, टीडीपी के लिए भी जरूरी है। तो कई चीजें, कई बदलाव है, इन दोनों ने ही मिलकर के बीजेपी में उससे करवाए हैं। और विवेक, कहीं ना कहीं ये जो बदलाव है वो लेकर के जब एनडीए आई है तो इस समय जितने भी प्रस्ताव गिर रहे हैं तो विपक्ष के हैं। ये भी हो सकता है, इसकी संभावना है, क्योंकि कल भी लोकसभा में कमोबेश यही तस्वीर थी। उसके बाद फिर डिवीजन ऑफ वोट्स करवाए गए किसी किसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट पर, तो ये भी हो सकता है कि डिवीजन ऑफ वोट हो और फिर आगे जो पूरी प्रक्रिया है वो बढ़े। देखिए, वो प्रक्रिया बढ़ेगी और देखिए संभावना तो ये है कि पास हो जाएगा, क्योंकि अभी भी अगर हम लोग संख्या की बात करें तो जोड़ तोड़ के सरकार के पक्ष में ही जा रहा है ये, लेकिन ये कहना मुश्किल है। कुछ देर में जो है वो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। अब बात ये है कि आखिरकार कितने ठोस तरीके से विपक्ष अपनी बात कह रहा है। आप देखेंगे कि जब विपक्षी सांसद अपनी बात कह रहे थे तो उनमें वो बात नहीं नजर आई, क्योंकि वो पुराने सारे उदाहरण जो है वो गिनवा रहे हैं। मैंने देखा कुछ देर पहले जब वो इमरान प्रतापगढ़ी बोल रहे थे, तो चलिए उनका बोलना अच्छा था, अच्छे वक्ता है, अपनी बात ठीक ढंग से रख सकते हैं, लेकिन वो पुराने कई उदाहरण लेके आ रहे हैं। लेकिन वक्त पे एग्जैक्ट किस, जैसे कि ये वाला संशोधन है, हमारा ये तर्क है, तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष में उतना जोर है। तो अब कुछ देर में ही जो जोर से ज्यादा बड़ी बात है विवेक संख्या बल का होना, ना ही लोकसभा में उतना संख्या बल है, सब बीजेपी और एनडीए के फेवर में ही है। आदित्य, अब जरा ये बताइए कि अभी अगर ये संशोधन हो रहा है, संशोधन को लेकर के वोटिंग हो गई, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, ये जो तस्वीर है इस पूरे बिल की वो तो क्लियर एंड कट है, लेकिन राजनीतिक फायदे क्या हैं? क्योंकि एनडीए भी अपने सहयोगी दलों के साथ चल रही है, उनको छोड़ के नहीं चल सकती, क्योंकि सीधा सीधा केंद्र में पूरा संख्या बल उनके फेवर में नहीं है। तो कुछ बदलाव जो किए गए हैं वो नीतीश कुमार को ध्यान में रख करके किए गए होंगे, बिहार को ध्यान में रख करके किए गए होंगे, आने वाले दिनों में जिन राज्यों हैं में चुनाव होने हैं उसको भी ध्यान में रख करके किए गए हैं। तो एनडीए अपने आप को जिस तरीके से आगे लेकर के आ रही है, क्या इस बिल पर कहीं भी बैकफुट पर भी बीजेपी को आना पड़ा? देखिए, बिल पर बैकफुट पे केवल उसी समय जब वो जेपीसी पे गए, और देखिए हमेशा ये कहा जाता था 2014-19 के लिए कि चर्चा नहीं करते, मोदी सरकार चर्चा नहीं करती। तो मोदी सरकार ने वक्फ पर चर्चा की, ना सिर्फ जेपीसी के गठन करके। अब ये बात अलग है कि विपक्ष का ही मानना है कि केवल टीडीपी और जेडीयू के लिए जेपीसी बनाई गई, उनको संतोष देने के लिए या उनके संतुष्टिकरण के लिए जेपीसी हुई, क्योंकि उनके अमेंडमेंट्स माने गए। लेकिन आपने कहा कि इस वक्फ बिल का राजनीतिक उसका क्या माइलेज है, तो हमने बहुत सारी आम भाषा में बात कर ली। अब एक बार डीबीटी के हिसाब से बात कर लेते हैं। जब जब चुनाव आए, पिछले दिनों दिल्ली का चुनाव आया या कई ऐसे चुनाव हुए, उसमें खासतौर पे कर्नाटक का आया, तो एक जिक्र आया था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या फिर जिसे बोलते हैं फ्री बीज। तो फ्री बीज की आलोचना बीजेपी शुरू से करती थी, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल से टक्कर लेनी पड़ी तो उन्होंने भी वही सारी घोषणाएं की जो अरविंद केजरीवाल करते थे। अब सवाल ये उठता है, क्या
अगर भारतीय जनता पार्टी ये घोषणा करे, जैसे कि अभी हाल ही में हुआ कि नरेंद्र मोदी ने 32 लाख फैमिलीज को, 32 लाख लोगों को ईद की तमाम वो चीजें दी, तो जाहिर तौर पे उनकी मंशा पर सवाल हुआ, विपक्ष ने कहा कि ये क्यों है और ये वोट की राजनीति है। तो अब वक्फ के माध्यम से आप बेनिफिट पहुंचाएंगे गरीब तबकों को और उनको ये मैसेज देंगे कि अगर हम सरकार में हैं तो आपका फायदा होता रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है शिखा, कि ये वक्फ के माध्यम से, ये जैसे बोलते हैं ना बेनिफिट, अब आपको एक चोला चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा गरीब मुसलमानों को आटा, चीनी, दाल, चावल, बस में फ्री सेवा, तमाम तरीके के फ्री मुफ्त घर देने लग जाए, तो फिर ये हिंदू वोट पे भी फर्क पड़ेगा। हिंदू वोट कहेंगे कि अच्छा अब उनका वोट चाहिए तो उनके लिए सब कुछ, तो एक अलग तरीके की बिल्कुल। और वो उसी रणनीति के साथ जो है वो बीजेपी आगे भी बढ़ी है। ये बस जरा गौरव के पास लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। गौरव, आरएसएस की भूमिका बहुत अहम हो जाती है व्हेन इट कम्स टू बीजेपी। अब जाहिर है वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बिल बनाने की बात हुई, कानून का जो प्रारूप है अब देने की कोशिश हो रही है, आरएसएस की भूमिका कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से यहाँ पर है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आरएसएस को फॉलो करने वाले सिर्फ हिंदू ही हैं, मुस्लिम समाज में भी लोग हैं जो आरएसएस को फॉलो करते हैं। बहुत कम, हाँ कम। बिल्कुल शिखा, आपने सही बात कहा। और देखिए ये मुस्लिम समाज का आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अगर बात करें तो उन्होंने इसके लिए एक मंच भी बनाया है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच उनका लगातार इसमें काम कर रहा है। और दिल्ली के चुनाव में भी हमने देखा था कि उन्होंने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की महिलाएं हों या पुरुष हों, उसमें लगातार उस मुस्लिम वर्ग को, क्योंकि आप देखिए कि आज जब मैं जामा मस्जिद के तरफ था, बातचीत कर रहा था, तो वहाँ बहुत सारे जो मुस्लिम दुकानदार थे जो 40 वर्षों से 45 वर्षों से उस हिस्से में इस व्यवसाय को लगातार कर रहे हैं, तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि इस पे अभी हंगामा हो रहा है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। हम उनसे बात करते तो उनका ये कहना था कि हमें नहीं समझ आ रहा है। ये जो विषय है हमें नहीं समझ आ रहा है, इसी को समझाने का जो काम है वो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस पूरे काम को करता है। जो उनके स्वयंसेवक हैं वो इस बात को बताएंगे। और आप देखिए कि अभी बिहार चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है, लेकिन बिहार चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी भूमिका में आ चुका है। वो ग्राउंड पे लगातार, अगर मैं कहूँ लोगों से मिलने की बात हो, बैठकों की बात हो, छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की बात हो, तो ये जो पूरा काम है अब इसके आगे की जो फील्डिंग है वो इस तरीके से होगी कि लोगों को ये समझाने का प्रयास किया जाएगा कि ये जो बिल है ये मुसलमानों के हक को छीनने वाला नहीं है। और इस काम को आप देखिए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जो कि आज शाम को मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी जो इसमें जुड़े हुए, उनका भी यही कहना था कि अब उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आएगी और वो ये जिम्मेदारी होगी कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कैसे उन लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा और डोर टू डोर ये पूरा अभियान चलाएंगे वो लोग। मैं आपको बता दूं, ये उनको समझाने का प्रयास करेंगे कि इस देश के अंदर जो ये फैसला लिया गया है ये मुसलमानों के हक का फैसला है, और खास करके वो मुस्लिम वर्ग जो अपने अधिकारों से वंचित रह जाते थे। छोटे छोटे मकान हैं, आज भी बहुत बड़ा तबका है जो इस बात को बार बार कह रहा है। आज भी हमने जब बातचीत किया कुछ मुस्लिम वर्ग से, उनका यही कहना था कि हमारे ही समाज के कुछ लोग हैं हमारी संपत्तियों पे डाका डाल के बैठे हैं। तो ये समझाने का जो काम है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं उनकी जो अलग अलग जो उनकी टीमें वो इस काम को करेंगे। और देखिए इसका एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। हालांकि कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं कि एक इंपैक्ट बिहार चुनाव पे पड़ सकता है क्या, मुस्लिम क्या सोचेगा, ये कहीं से कोई सोचने जैसा विषय इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इस भूमिका को स्वयंसेवक जो है और आरएसएस जानता है कि कैसे इसको आगे लेकर के जाना है। बीजेपी ने का जो सिलेबस होता है वो सिलेबस चेंज किया है बीजेपी ने, यहाँ पर अपना टारगेट ऑडियंस भी बढ़ाया है। और ये भले ही आज हम वक्फ के माध्यम से केवल बिहार या पश्चिम बंगाल तक शिक्षा देख रहे हैं, ये लार्जर देन बिगर पिक्चर है व्हाट वी कुड थिंक ऑफ। क्योंकि यहाँ पर आप ये फर्ज कीजिए, विपक्ष अब तक ये मान रहा था कि और कुछ हो या ना हो, देश का मुस्लिम समुदाय बीजेपी को वोट नहीं ही करेगा। बिल्कुल। और अब ये स्थिति बन रही है। और इस माइक्रो मैनेजमेंट को जो गौरव समझा रहे थे, क्योंकि आरएसएस, जो देखिए आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे के पूरक हैं, जिसे कहते हैं कि नाभि नाल की जोड़ी है, उनकी अलग नहीं हो सकते। तो ऐसे में अगर आरएसएस ग्राउंड पे ये प्रचार प्रसार करने लग गया राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लिहाज से या अपना माइक्रो मैनेजमेंट, तो आप सोचिए भले ही अभी नहीं पर आने वाले एक दशक में भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक हिंदू तो रहेगा ही विकास के नाम पर, अगर मुस्लिम भी हो, और खास तौर पे वो मुस्लिम जो एक्चुअल वोट करता है। हम ये कहते हैं
कि जो गरीब तबका है वो वोट करने जरूर जाता है, उसको वो देखता है कि सरकार कैसे बदलनी है, कैसे लानी है, क्या। अगर वो वोट करने चला गया, वो बीजेपी के साथ वोटर की तरह जुड़ गया, तो आप देखिए कि इस देश में, अगर हम बतौर पत्रकार कहूं तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष होना जरूरी है। जनरल